गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं एक बहुत हॉट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हॉट क्वेश्चन कैसा देखते हैं, अभी मैं लिख देता हूँ हॉट क्वेश्चन कैसा है। मैं कंपैरिजन यहाँ पे करने वाला हूँ एसएससी और बैंकिंग के फील्ड में, यानी कि एसएससी की जॉब कैसी है और बैंकिंग की जॉब कैसी है। अगर मैं इसमें सवाल उठाने की कोशिश करूँ, जो बिगनर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि नौकरी जल्दी कौन सी मिलेगी, एक क्वेश्चन तो ये रहता है दिमाग में उनके। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। और बहुत से लोगों के दिमाग में, बहुत से जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ये भी रहता है कि रोल ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का रोल कितना है, क्या बिना इंग्लिश के काम चल सकता है। ये 3 सवाल है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और मैं हर चीज़ का कंपैरिजन करने वाला हूँ। आपका प्रमोशन है, वर्कलोड है, सैलरी है। सैलरी स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारा काम तो सैलरी पर ही है। और मैं यहाँ पे ना आपको मोटे मोटे एग्जाम जैसे कि CGL है, CHSL है, MTS है, CPO है और स्टेनो है, इनको लूँगा मैं। ठीक है, ये आपके SSC के मेन एग्जाम है। CGL का जो सबसे ज़्यादा भरा जाता है, CHSL का और MTS के, 3 एग्जाम हैं जो हर एस्पिरेंट भरता है और मैं इनको डिस्कस करने वाला हूँ। अब बात आती है कि अगर बैंकिंग के फील्ड में देखूँ तो जैसे RBI का ग्रेड B है, असिस्टेंट का है, SBI PO ये तो मेन है और ये थोड़ा टफ रहता है हालांकि, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और IBPS PO है, क्लर्क है, RRB है। रीजनल बैंक जितनी भी होती हैं उनको RRB वाले कहते हैं। RRB के बैंक जो होते हैं उनको रीजनल बैंक कहते हैं और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा है, आपने देखा होगा कि आजकल की टाइम में सबसे ज़्यादा हर्डल जो बना हुआ है लड़कों को या एस्पिरेंट को, वो इंग्लिश का बना हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, इंग्लिश यहाँ भी है और इधर भी है, यानी कि इंग्लिश तो आपको तैयार करनी पड़ेगी कोई भी एग्ज़ाम करो, चाहे बैंकिंग का हो या फिर आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि आपको इंग्लिश तो तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हर्डल जो रहता है वो रीजनिंग का रहता है। यहाँ की जो रीजनिंग है बहुत ही इजी रीजनिंग रहती है, एनालॉजी वगैरह है और उसमें कंपैरिजन करना होता है। अच्छा, 2 और 2 4 हो गया तो इधर कितना होगा। ठीक है, इस तरह से हमें जज करना होता है और वो आसान रहती है इन कंपैरेटिव बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग की टर्म में वो थोड़ी सी इजी रहती है SSC की। ऐसा नहीं है बहुत ही आसान रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम लगता है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं, मैं मौक़ों की बात करता हूं, मौके जिसको हम कहते हैं, तो वो मौके आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, ओके, यानी कि साल में आपको 5 ही मौके मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपका 1 2 3 एंड 4, यानी कि 8 मौके तो यही हो गए ऑलरेडी। और LIC का है, इंश्योरेंस का है और भी जो बैंकें होंगी, ठीक है, उसका भी ऐसे आ जाता है। तो मोर देन SSC, यानी कि अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी के तौर पे, यार अपॉर्चुनिटी से मैं कंपैरिजन करूं तो बैंकिंग तो हायर लेवल पे जा रहा है। यानी कि साल में अगर मैं तैयारी कर दूं, तैयारी तो सेम है मेरी भी, अगर मैं RBI की करूं तैयारी सपोज, या SBI की करूं, तो सारे बैंकिंग की तैयारी सेम है। सब में रीजनिंग पूछी जाती है, सब में क्वांट पूछी जाती है और यहाँ पे अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। यहाँ पे एडवांस मैथ्स को जिसे डर लगता है तो वो तो ना जाए इसमें, क्योंकि एडवांस से पूछा जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे केवल अर्थमेटिक पूछी जाती है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ अर्थ, मतलब यहाँ तो दोनों ही पूछा जाता है प्लस आपका, क्लियर है। यहाँ पे अर्थमेटिक भी पूछा जाएगा आपसे और एडवांस भी पूछा जाएगा। यहाँ पे केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है और अर्थमेटिक में भी जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका DI के करता है, क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पर जितने भी देखो, मैंने अपॉर्चुनिटी वाइज देख लिया तो बैंकिंग तो ऑलवेज भारी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा मिल रही है। एक बात और अच्छी बात बता दूँ, इसमें पेपर लीक होने के आपने केसेस सुनते हो और एग्ज़ाम टाइम से भी नहीं होता है। इसमें मैंने आज तक तो सुना नहीं है, अगर आपने सुना हो तो एक बात अलग है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना है कि इसका पेपर लीक हुआ है, क्लियर। आज तक पेपर लीक होता ही नहीं है इसका। हाँ, इसकी अगर फॉर्म फ़ी की बात करूँ तो 100 रुपये जाता है और इसमें तो 1000 तक जाता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो फ़ी अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा जाती है। तो ये सारे मौके हैं हमारे पास। अगर मैं वर्कलोड की बात करता हूँ, वर्कलोड,
तो वर्कलोड रेस्पेक्टिवली क्या रहता है, लोअर रहता है एसएससी में, ये तो फैक्ट है, ये तो सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अब देखो जॉब करोगे तो वर्क तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि वर्क ना रहे, चाहे आपकी एसएससी की जॉब हो या बैंकिंग की जॉब हो। ऐसा थोड़ी है कि आपको फ्री टाइम सिक्योर वाली जॉब मिल जाएगी, फ्री टाइम मिले, मस्त सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, वर्कलोड इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है, क्योंकि ठीक है स्लाइटली ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर से डीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ग्राहकों से क्या करनी पड़ती है, डीलिंग करनी पड़ती है। तो ओबियसली यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे ग्राहक तो मिलने वाले नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल वर्क होता जाता है, ऑफिशियल वर्क यहाँ भी होता है, तो हल्का सा स्लाइटली फाइनेंशियल तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें वर्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरा, अब बात आती है प्रमोशन की। हाँ, प्रमोशन इसमें स्लो रहता है और डिपेंड ऑन वैकेंसी पर भी रहता है, क्लियर, तभी प्रमोशन होता है। और बात करें कि प्रमोशन आपका बैंकिंग में फास्ट रहता है, ओबियसली इसमें फास्ट है, इसमें नो डाउट। हाँ, फिर ट्रांसफ़र का रहता है कि इसमें इधर से अगर प्रमोशन फास्ट हो रहा है तो ट्रांसफ़र भी आपको कर दिया जाता है, तो इसमें ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन इतनी नहीं है जितने की आप सोच रहे हो। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, देखिए अच्छा ट्रांसफ़र की बात करूँ, यहाँ ज़्यादातर आपको जॉब जो मिलेगी साउथ में मिलेगी, नॉर्थ वालों को, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है, यहाँ के लोग कम फॉर्म फिल करते हैं और यूपी बिहार के लोग फिल करते हैं, तो यहाँ तो जिसकी मेरिट ज़्यादा है, ये नंबर ज़्यादा है, वो ही नॉर्थ में ले पाएगा, बाकी सब कहाँ जाएंगे, साउथ में जाएंगे, ओबियसली ये पक्का है, नो डाउट। अब सोचिए अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे करूँ, तब मैं इसमें प्रमोशन और आपका जो ट्रांसफ़र है, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग साउथ में हो गई, ये सारी चीज़ों पर जिक्र करूँगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए कमीशन, अगर मैं बात करूँ सैलरी स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें 7th पे कमीशन का है, ये 7th पे लिखना चाहिए, यहाँ पे हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। और टीए, डीए, एचआरए ये सब मिला करके है इसमें। और सीजीएल की अगर मैं बात करूँ, 35,000 से लगभग 65,000 के बीच में सैलरी रहती है, और वो थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी कौन सा है आपका, XYZ कौन सा है। और आरबीआई की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा हॉट में रहता है, क्योंकि इसकी तैयारी ज़्यादा की जाती है और इधर की, क्योंकि यहाँ पे लगता है आपको मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊँगा या फिर मैं कस्टम ऑफिसर बन जाऊँगा, इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, तो सैलरी बहुत ज़्यादा ही होगी और मैं वैसे भी कमा सकता हूँ। ठीक है, और वैसे कमाने वाली जो करप्शन वाली बात है दिमाग से निकाल दीजिए, वो दौर चला गया है, अब करप्शन नहीं होता। ठीक है, और जो करप्शन करते हैं वो पकड़े जाते हैं, क्लियर है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हमारा देश डेवलप हो रहा है और लोग चीज़ें फ्रूटफुल वे में करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं और करप्शन करने की कम कोशिश करते हैं। करप्शन करोगे तो पैसा नहीं मिलने वाला जल्दी से, है कोई पैसा नहीं देता, तो वो भूल जाइए, टेबल मनी भूल जाइए। तो सैलरी की अगर मैं बात करूँ 35,000 से ये 65,338 18 के लगभग रहती है, इनके बीच में रहती है, वेरी करती रहती है। और आरबीआई ग्रेड बी की बात करूँ तो यहाँ 55,200 से लेकर के 1,08,404 के समथिंग बीच में रहेगी, ये हाईएस्ट सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है, क्लियर है, तो सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। दूसरा इसकी जो पोस्टिंग होती है ना, वो कैपिटल सिटी में होती है, जैसे कि यहाँ यूपी का लखनऊ में या दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, तो जितनी भी चेन्नई में, जितनी भी कैपिटल लगभग उसी में रहती है, क्योंकि जो आरबीआई की जो ऑफिस वगैरह होते हैं, बैंक होती हैं, वो कैपिटल में ही होती हैं, राजधानी में। ठीक है, इसके असिस्टेंट की बात करूँ तो 45 प्लस रहती है और काफ़ी ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो जो मुझे मिला डेटा, मैंने उसी के आंकड़ों के बेसिस के ऊपर लिया हुआ है। और इधर में जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से लोग, यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भीड़ जाती है, फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा 35 लाख फॉर्म भरते हैं। हालांकि इस बार 35,000 वैकेंसी आई थी, ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब देख लीजिए अब कितनी है। तो इसके बाद जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है ओबियसली सीएचएसएल में डालेगा ही। अब जो सीएचएसएल में डालेगा तो इसकी कट ऑफ तो ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी तैयारी ज़्यादा है, अप है, क्योंकि इसमें टियर 1 टियर 2 है, इसमें टियर 1 ही है केवल। तो आप यहाँ देखिए इसकी सैलरी जो है 25,500 है, और यहाँ पे 25,500 से मैक्सिमम 81,000 तक जाती है। ठीक है, इसमें वेरी करती है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, अब मैं आता हूँ एसबीआई पीओ को लेकर के बात। तो देखिए 52,000
से लेकर के 55,000 के बीच में लाई करती है, जो कि इसके रेस्पेक्टिवली हल्का सा कम है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीज़ें और भी जुड़ जाएंगी इसमें, तो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें ऊपर जा सकता है। क्लियर है। और इसकी बात करूं SBI क्लर्क की, तो 32,000 से लेकर के 37,000, 47,000, 48,000 तक लगभग जा रही है, ठीक है। और इसमें इसके लगभग जो है, इस पे तो नहीं, CGL से नहीं तो CHSL के लगभग पड़ेगा। और यहाँ पे 81,000 लिखा ज़रूर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत टफ काम होता है, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में सैलरी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं CHSL भारी पड़ रहा है, ये तो मानूंगा, ये फैक्ट है। दूसरा है, अगर MTS की बात करूं तो ये लगभग 26,000 और 28,000 के बीच में रहती है, लेकिन ये डिडक्शन भी है इसमें, ये ध्यान रखना, ये इसमें ये कैश में मिल जाएगा इतना आपको, यहाँ डिडक्शन भी है। तो यहाँ पे देखिए तो कितना जा रहा है, IBS PO को देख लीजिए 36,000, यहाँ पे क्लर्क का देखिए 32,000 से लेकर के 47,000। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सैलरी जो है अच्छी खासी, बैंकिंग में भी सैलरी अच्छी खासी है। तो आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हो कि ये सैलरी है इसकी, और ये कहीं ना कहीं लगभग CGL की जैसे तो नहीं कह सकते, और इनके एग्ज़ाम जो है CHSL MTS तो बेटर ही है हर एक पर्सपेक्टिव से। अब ये मत सोचना है कि यहाँ पे वर्कलोड कम है और यहाँ ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी तो ज़्यादा है, एग्ज़ाम भी तो टाइम से नहीं होता, वैकेंसी भी तो कम आती है, चांस भी तो कम है, सारी चीज़ें देख सकते हो आप। और अब बात आती है कॉमन चीज़ों की, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सैलरी तो है ही है, जैसे कि सब्जेक्ट मैथ की बात करूँ, ठीक है, इसमें जो होता है वो आपको डीप नॉलेज जज की जाएगी। कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के आएंगे, चाहे अर्थमेटिक के हों, वो टफ होते हैं, काफ़ी डीप, ठीक है। और यहाँ पे आपका बैंकिंग के फील्ड में अगर देखा जाए, मैथ में देखें तो क्या होता है, फास्ट कैलकुलेशन चेक की जाती है, आपकी कैलकुलेशन जो हो फास्ट होना चाहिए, जल्दी से जोड़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो आपकी, या फिर आपका सिंप्लीफिकेशन दे रखा हो, तो उसमें फास्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फास्ट कैलकुलेशन है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या है, इसकी इजी रहती है SSC की, या SSC लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आता रहे। और यहाँ पे बैंकिंग, तो इसकी इजी रहती है और इसकी टफ रहती है, नो डाउट। तो यहाँ तो टफ रहती है। दूसरा, अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है, यहाँ पे डीप नॉलेज जज की जाती है आपकी, और यहाँ पे यानी कि ग्रामर फॉर्म में, मैं ग्रामर लिख देता हूँ, ग्रामर के ज़्यादा रोल है। और यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज का ज़्यादा रोल है। क्लियर है। तो यहाँ पे मतलब कहने का है, आपकी रीडिंग फास्ट होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं हो, यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है इसका भी, क्योंकि यहाँ भी पैराग्राफ आते हैं, और अब तो क्या चेंज हो गया है, मोटा मोटा देखें तो पैराग्राफ तब भी आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, और आपका क्लोज टेस्ट भी पूरे रीडिंग पे और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है। पैराजम्बल भी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है। ग्रामेटिकल फॉर्म में चीज़ें ट्रिक हम सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करे। आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग जितनी अच्छी होगी, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो कहने का मतलब है, इंग्लिश देखूं तो इंग्लिश में ज़्यादा बड़ा रोल ऐसा है नहीं कि जो डिफरेंस दिखाई देता हो इंग्लिश में, क्योंकि सबसे बड़ा रोल किसका है, आपका रीडिंग इंग्लिश का, और जिसमें लैंग्वेज, रीडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है रहती है, और ग्रामर भी थोड़ी सी रहती है, दोनों में रहती है। अगर ओवरऑल पकड़ देखें, ग्रामर, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो इंग्लिश पे पकड़ बना लोगे। क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि इंग्लिश जो है हम इम्प्रूव कैसे करें। मैं थोड़ा सा यहाँ इस पर ज़्यादा होता है, यहाँ लेते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। क्या द हिंदू पढ़ें, द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ें। मैं सवाल ये आता है, हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे SSC के एग्ज़ाम CGL वगैरह देना चाहते हो,
तो एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है। जितने भी लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं बात करूं, मैं उनको मना करूंगा कि वो ठीक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल का बहुत बड़ा रोल है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। आप बोलोगे सर मुझे एडिटोरियल तो समझ आता नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं आपसे एक चीज़ बताता हूं आपको कि पिछले 6 महीने 6 मंथ के एडिटोरियल जितने भी हैं, ध्यान देना, उसकी बुकैब याद कर लो। ठीक है, क्या याद करो? बुकैब याद कर लो। अगर आपने बुकैब याद कर ली 6 मंथ के एडिटोरियल की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एडिटोरियल समझ नहीं आएगा। तो अब सवाल ये आता है कि बुकैब हम ले कहाँ से? सवाल ये भी आता है। क्लियर है? तो उसके लिए मैं आपको बुकैब की जो PDF है 6 मंथ की, वो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। हर एक वीडियो पे मैं लिंक दे रखा हूँ, टेलीग्राम का दे रखा होता है। ठीक है, इसमें भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ जाइए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आप इंस्टा पर भी जा कर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 6 मंथ की PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो मेरे हाथों से लिखी हुई है, क्योंकि जो मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूँ इसकी PDF आपको देता हूँ, तो वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर है? तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है, एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है आपके दिमाग में कि अगर मैं SSC की तैयारी करूँगा तो मेरे से UPSC की तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेवेंट है इसके, लेकिन बैंकिंग तो रिलेवेंट है नहीं। अरे भाई, एक बात सोचो, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो SSC में क्यों एंट्री मार रहे हो? ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आते हैं। इसके में डिस्क्रिप्शन नहीं है, लिखने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले था, ख़त्म हो गया। Tier 3 में जाके ऐसे प्रीसेज लिखनी पड़ती थी, वो ख़त्म है। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि UPSC अलग रोल है। जिनके दिमाग में ये क्लिक रहता है कि मैं बाद को SSC क्वालिफाई कर लेता हूँ, फिर मैं UPSC की तैयारी करूँगा, ऐसा लोग करते भी हैं और लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो प्रॉपरली UPSC के नोट्स बनाएं। क्लियर है ना? तो UPSC की तैयारी करें तभी बेटर है, उसके नोट्स बनाएं, उसकी कोचिंग लें। बिना कोचिंग के नहीं होता, कहने वाली बातें अलग हैं, गाइड करना ज़रूरी है। गाइडेंस कहाँ से लोगे? ठीक है, तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, बेटर रहेगा वो। मैं तो यही प्रेफर करूँगा आपके लिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी में टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाते ही कोचिंग ले लीजिए। आपको 1 साल की तैयारी करो, फिर आपको पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये सारी चीज़ों की तो क्लियर हो गई इनमें डाउट। अब बात आती है कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कौन सा भारी पड़ रहा है। देखो, मैं ऐसा तो बता ही नहीं सकता आपको। ठीक है, क्यों नहीं बता सकता? आपको लग रहा होगा कि SSC में तो सैलरी भी ज़्यादा है, और सैलरी ज़्यादा है प्लस आपका यहाँ पे वर्कलोड कम है और स्टेटस भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंकिंग के अगर जाते हो PO में, इवन क्लर्क की भी पोस्ट लेते हो आप, तो भी उसमें बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें तुम सोचो कि रिस्पेक्ट नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत सम्मान मिलता है। तो चीज़ें एकदम मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। और आपको इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, ठीक है, द हिंदू से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। द हिंदू पढ़िए, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो शुरुआत में, या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो शुरुआत करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो आसान है, कि वो उसमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कि वो फ्रूटफुल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है इन एग्ज़ाम के लिए, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी होती है इन एग्ज़ाम के लिए। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है कि उसी से रिलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में तैयार होती चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप जो मर्जी वो अखबार पढ़ सकते हो। द हिंदू इज द अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वही लिटरेचर वाले वर्ड होते हैं और यूज किए जाते हैं। ये बात मैं मानूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है द हिंदू की थोड़ी मोनोटोनियस है। कहने का मतलब थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, ये बात क्लियर है ना? तो मानूंगा टफ है लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से आइडिया लगाइए कि आपको क्या चाहिए। काम करने वाली जॉब चाहिए जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, ऐसा कुछ सोचते हो, या फिर नौकरी जल्दी चाहिए? जल्दी तो बैंकिंग में ही मिलेगी नौकरी, ये श्योर है। ठीक है, ये तो पक्का है, इसे मैं क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर कट है कि जल्दी जॉब चाहिए तो बैंकिंग में चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ऊंची लेवल की सैलरी लेनी है तो RBI ग्रेड B में चले जाओ,
आरबीआई बैंक ले लो, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरा है, अगर आपको पावरफुल चीज़ें शो करनी है, पावर दिखानी है कि देखो मैंने सबॉर्डिनेट को डांट दिया, ये कर दिया, तो फिर यूपीएससी कीजिए ना, आपको पावर दिखाई जाएगी। अब आजकल क्या करते हो आप लोग कि यूट्यूब पर देख करके कहते हो कि और 3 स्टार लगे हुए हैं, एसएससी का है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, कस्टम का है, या एक्साइज का 3 स्टार लगे हुए हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो वो चीज़ शो ऑफ की जाती है, तुम्हें भटकाया जाता है। एक्चुअल चीज़ें, अपनी पोजीशन जानिए, आपकी स्थिति क्या है, आपकी मेंटल स्थिति क्या है, और आप कितने सक्षम हो तैयारी करने के लिए, कितना टाइम दे सकते हो, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप खुद पे वर्क कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे देख करके, इसकी सैलरी देख करके, इसको इतने स्टेटस है इसका इतना, वो उस चीज़ पे मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी जॉब छोड़ देते हैं आईएएस की। क्यों? आईपीएस की। भले ही ये जॉब बहुत बड़ी है आईएएस आईपीएस की, इंडिया के अंदर बेरोजगारी इतनी है, क्या करें, इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, एस्पिरेंट इसके ज़्यादा होते हैं, तो टफ एग्ज़ाम है एक तरीके से। तो कहने का मतलब, तो छोड़ने वाले भी तो ज़्यादा होते हैं नहीं एग्ज़ाम को, परेशान हो जाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं होता है या नहीं है, तो वो चीज़ भी देखिए आप। तो अब हमारे यहाँ तो बिज़नेस की कोई बात ही नहीं करता, बिज़नेस से हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, इससे हम इन लोगों को भी चला सकते हैं, ये लोग भी हमारे बारे में पूछेंगे, ये लोग हमारे बारे में अध्ययन करेंगे, अगर हम ज़्यादा अच्छी बिजनेस कर लेते हैं देन तब वो एक अलग बात है। चलो हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कौन सा बेटर है, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ आई होप सो। और यहीं तक और वीडियो में ख़त्म करने की कगार पे हूँ। तो ये था, सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी, और अगर पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है, लिंक तो नीचे मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नए एडिटोरियल के साथ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा मंडे को, ठीक है, वो आपको मिल पाएंगे। तो तब तक की टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।